बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, 16वीं सदी ईस्वी के बाद का दौर यूरोप का दौर कहलाता है। यही वो दौर है जब कैमरा पहली बार दुनिया को रिकॉर्ड कर रहा था, जब रेल की पटरियां और कंप्यूटर्स जन्म ले रहे थे, जब दुनिया एक नई सिमत इख्तियार कर चुकी थी, जब यूरोप की यूनिवर्सिटियों में आइंस्टाइन और कोपरनिकस जैसे अजीम दिमाग सरगर्म अमल थे। इस सारे मंजरनामे में, बुलंदियों की इस दास्तान में 16वीं सदी ईस्वी के बाद किसी मुसलमान साइंसदान का नाम नहीं मिलता। अगरचे उस वक्त मुसलमानों का शहराजा बिखर चुका था। एक तरफ हम हिंदुस्तान में गुलाम थे, तो दूसरी तरफ तुर्को अरब आपस में दस्तों गिरबां थे। हमारी मरकजियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन शायद आपको ये बात नाकाबिले यकीन महसूस हो, इतनी बदहाली के बावजूद 18वीं और 19वीं सदी में हमने सोलर सेल्स की इब्तदाई इजादात की। जी हाँ, हमने सोलर सेल्स की इब्तदाई इजादात की। दिमाग के पेचीदा तरीन एरियाज में सर्जरी को मुमकिन बनाया। 1 किलो यूरेनियम से कई महीनों तक एनर्जी पैदा करने की पावर हासिल की, या हम इसके बिल्कुल नज़दीक थे। ख़वातीन हज़रात, हम बदहाल होने के बावजूद फिर भी यूरोप से किसी तौर पर कम न थे। नाज़रीन इकराम, ये हमारी 50 और 100 साल पहले की तारीख है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, मगर फिर सब कुछ तारीकी में डूब गया। सड़कों, दरियाओं और फ्रिजों में बंद करके गंदगी के ढेर पर फेंके गए उन जिस्मों की तारीख तक मिटा दी गई, जो महदूद वसाइल के होते हुए उम्मत की बदहाली के बावजूद इस्लाम की साइंसी रवायात को जिंदा रखे हुए थे। वो वजूद जिनकी मौत पर आइंस्टाइन रो पड़ा, वो वजूद जिनकी मौत पर यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में सकूत तारी हो गया, और वो वजूद जो अगर जिंदा होते तो आज हम भिखारियों की तरह पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और पैसे की भीख ना मांग रहे होते। आज की वीडियो 18वीं और 19वीं सदी के उन मुसलमान साइंसदान शुहदा के नाम, जिनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे और अपनी तहकीक से उम्मत की हालत को बदलना चाहते थे। जो अगर गैर मुस्लिम होते तो यकीनन आज उनका नाम भी दुनिया भर के कॉलेजेस में पढ़ाया जाता, यूनिवर्सिटियों में उन पर लेक्चर दिए जाते, यूट्यूब उनकी वीडियो से, उनकी तारीफों से भरी होती, उनको भी नोबल इनाम मिले होते। लेकिन वो शायद इसके मुस्तहिक नहीं थे, क्योंकि वो मुसलमान थे। वो तागूत के नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार थे। शायद इसी वजह से उन्हें हमेशा के लिए गुमनामी की तारीकी में दफन कर दिया गया। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये दूसरों तक बआसानी पहुंच सके। इंसानी तारीख के बुरे लोग, इंसानी तारीख के बड़े कत्ल, तारीख के सियाह अदवार की दहशतनाक दास्तान अभी घर बैठे ऑर्डर कीजिए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मुसलमान 1000 साल कबल, हमारी 1000 साल कबल की जो तहजीब थी, उस तहजीब में मुसलमान दुनिया को वो सिमत दे चुके थे जिस पर बाद में यूरोप ने काम किया और उसका पूरा क्रेडिट अपने नाम कर लिया। दूरबीन की इजाद, कैमरा ऑब्स्क्यूरा, मेडिसिन पोटेंसी स्केल, क्रिप्टो एनालिसिस यानी पेचीदा जुबानें, जरासीम की दरियाफ्त, सूरज पर धब्बों की निशानदेही, रोशनी के 7 रंगों की दरियाफ्त, खाद्य, वाटर पंप, दुनिया का बेहतरीन आर्किटेक्चर। 1000 साल कबल एक ही तस्वीर में थोड़ी थोड़ी चेंज करके एक बुक तैयार करना, फिर उसे एक लकड़ी के चरखे में इस तरह चलाना कि वो तस्वीर हरकत करती नजर आए, यानी टीवी की इब्तदाई इन्वेंशन, फ्रीक्वेंसी की दरियाफ्त, एटम और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की दरियाफ्त, आसमान के नक्शों की इजाद। गर्ज जदीद साइंस का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिस पर 1000 साल कबल अंदलस और बगदाद के मुसलमानों ने काम ना किया हो। ये हमारी वो तारीख है जिसे हमारे बच्चों से कोसों दूर दफन किया जा चुका है। ख़वातीन हज़रात, 1990 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस सारी तारीख को, ये जो हमारी तारीख है जिसे आप शायद पहली बार सुन रहे हैं, आपको एक हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन एक फर्जी दास्तान महसूस हो रही होगी। 1990 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस सारी तारीख को हमारे निसाब में शामिल करने का फैसला किया। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन बोर्ड ने बाकायदा एक पैनल तश्कील दिया, जिसने यूरोप जाकर मुसलमानों की साइंसी तारीख को कलेक्ट करने के बाद एक किताब मारूफ मुसलमान साइंसदान मुरतब की।
خاتون حضرات، یہ کتاب ہمارے 10th اور فرسٹ ایئر کے نصاب میں شامل ہونا تھی۔ ناظرین، کتاب تو چھپ گئی، لیکن آج پورے پاکستان میں شاید اس کی 5 یا 10 کاپیاں موجود ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کتاب کو مکمل طور پر منظر سے غائب کرنے کا نصاب میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے بدلے میں مسٹر چپس جیسے فضول چیپٹر، فضول ناول ہمارے بچوں کی سپرد کر دیے گئے۔ خاتون حضرات، ہمارے نظام تعلیم اور نظام سیاست میں بیٹھے دشمن کے نمک خواروں نے اپنا کام کیا جو وہ کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ معروف ریسرچر محمد زکریا ورک نے اس گمنام کتاب سے بھی کہیں بہتر کتاب 111 مسلمان سائنسدان کتاب لکھ کر دشمن کے عزائم کو کافی حد تک ناکام بنا ڈالا۔ آپ یہ کتاب اس ویڈیو کے اسپانسر booksbazaar.pk سے خرید سکتے ہیں۔ خاتون حضرات، اگرچہ 1492 کے بعد ہماری تاریخ، ہمارے سائنٹسٹ اور ہمارے علماء زندہ جلا دیے گئے، ہماری کتاب ہضم، ہماری تاریخ حذف کر دی گئی، ہمیں ایک ایسے معاشرے اور نظام میں پھنسا دیا گیا جہاں ہم صرف مزدور اور غلام ہی پیدا کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود 18ویں اور 19ویں صدی پھر بھی ہماری چمک سے خالی نہیں تھی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے آج اپنی تاریخ سے یکسر بیگانہ ہیں۔ خاتون حضرات، اب آتے ہیں 19ویں اور 18ویں صدی کے مسلمان سائنسدانوں کی طرف۔ معزز خواتین حضرات، جس وقت مغرب میں آئنسٹائن اپنی تحقیق کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، اس کی میتھ اور فزکس پر مہارت کا چرچا مشرق سے مغرب تک جا پہنچا تھا، عین اسی وقت اسی پائے کا ایک وجود مصر کی قاہرہ یونیورسٹی میں موجود تھا، ایک ایسا وجود جس کی تحقیق سے خود آئنسٹائن یورپ میں بیٹھا مستفید ہوتا تھا۔ اس وجود کا نام ڈاکٹر مصطفیٰ المشرفہ تھا۔ شاید آپ نے کبھی امت کے اس عظیم ورثے کا نام پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ خاتون حضرات، ڈاکٹر مصطفیٰ المشرفہ 19ویں صدی کے وہ عظیم مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے 1930 میں کوانٹم تھیوری پر 25 ریسرچ پیپر لکھ کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ خاتون حضرات، یہ واقعی بہت لاجواب چیز تھی جس سے ڈاکٹر مشرفہ اور آئنسٹائن کے درمیان خط و خطابت کا دوستانہ سلسلہ شروع ہوا۔ امت کے اس عظیم ورثے نے یکے بعد دیگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ریلیشن بٹوین ریڈیشن اینڈ میٹر، اس کے علاوہ میتھ پر انہوں نے 10 بے مثال کتابیں لکھ کر پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی۔ المشرفہ کی کتابیں مصر سے نکل کر پورے یورپ میں ٹرانسلیٹ ہونے لگیں۔ اٹامک انرجی، فزکس اور اسٹرونومی پر ان کی دسترس کا اعتراف تو خود آئنسٹائن کیا کرتے تھے۔ خاتون حضرات، المشرفہ پوری دنیا کے علمی حلقوں میں تہلکہ مچانے لگے تھے۔ اب المشرفہ آئنسٹائن آف عرب کے نام سے پہچانے جانے لگے تھے، کیونکہ آئنسٹائن اس وقت دنیا میں بڑے مشہور تھے، تو لہٰذا لوگ المشرفہ کی علمی قابلیت بتانے کے لیے انہی آئنسٹائن آف عرب کے نام سے پکارنے لگے۔ خاتون حضرات، امت مسلمہ کے وہ اخبار جہاں مایوسی اور غلامی کی سیاہی چھپا کرتی تھی، جہاں ترکوں کی شکست اور مسلمانان ہند کی بے بسی چھپا کرتی تھی، پھر وہاں المشرفہ کی سائنسی تحقیق چھپنے لگی۔ امت کا یہ عظیم بیٹا جانتا تھا کہ آج ہمارے نوجوان اسلام کی سائنسی اور سوشلی مہارت سے ناواقف ہیں، ہماری تاریخ کو دفن کیا جا چکا ہے، ہمارے ہیروز چین کیے جا چکے ہیں، پوری دنیا میں ان کے خلاف ایک خفیہ آپریشن جاری ہے، لہذا پوری دنیا کے سامنے المشرفہ نے اسلام کی سائنسی مہارت اور عرب مسلمان سائنسدانوں کا تعارف رکھا، انہی دنیا کے جینیس ترین لوگ ثابت کیا۔ کئی وجود چونک ہے، یہ کس دور کی داستان بیان کی جا رہی ہے؟ کیا مسلمانوں کا ایک دور ایسا بھی گزرا تھا جب انہوں نے دنیا کے جینیس ترین لوگ پیدا کیے؟ خاتون حضرات، وہ تاریکیوں میں دھنسی امت کے لیے بلندیوں پر رونما ہوتی روشنی تھی، وہ قرون اولیٰ کے ترجمان تھے، ایک طرف یورپ کا آئنسٹائن تو دوسری طرف عرب کا مسلمان آئنسٹائن، جو قابلیت کے اعتبار میں یورپ کے آئنسٹائن کے ہم پلا تھا، آخر ایک روز اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ اس کی موت مکمل پرسرار تھی، اس کے وجود میں زہر کی ایک بڑی مقدار پائی گئی۔ جب آئنسٹائن کو اس کی موت کی خبر ملی تو وہ رو پڑا اور بولا، مصطفیٰ واز جینیس۔ خاتون حضرات، مصطفیٰ المشرفہ امت کی بدترین حالت کو بدلنا چاہتے تھے، وہ ان میں ایک سائنسی انقلاب چاہتے تھے، وہ انہی قرون اولیٰ کے مسلمان سے جوڑنا چاہتے تھے، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جو ان کی شہادت کی وجہ بنی اور امت کو ایک بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ 111 مسلم سائنسدان اور 100 عظیم مسلمان فاتحین، تاریخ اسلام کی 2 بے مثال کتابیں ابھی آرڈر کیجیے۔
नाज़रीन इकराम, सोलर एनर्जी से चलते पंखे और एसी के नीचे बैठकर सामने टीवी पर स्पेस प्रोग्राम की खबरें सुनते हुए हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इन तीनों चीजों के पीछे, यानी पंखे, टीवी और स्पेस प्रोग्राम के पीछे 19वीं सदी के एक मुसलमान साइंसदान का भी हाथ है। हसन कामल सबा एक मुसलमान इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। लेबनान से इनका ताल्लुक था और अमेरिका में इन्होंने तालीम मुकम्मल करने के बाद जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ अमेरिका को ज्वाइन किया। यहीं से इनकी साइंसी तहकीक का सफर शुरू होता है। खबरदार, वो पहले शख्स थे, वो पहले मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने सूर्य से बिजली पैदा करने के लिए इब्तदाई सोलर सेल्स इजाद किए। ये यूरोप के लिए वाकई एक दिलचस्प कारनामा था। उसके बाद उन्होंने 52 ऐसी इजादात की जो बाद में टीवी पंखे समेत स्पेस प्रोग्राम तक में इस्तेमाल हुई। नाज़रीन, उन्होंने न्यूक्लियर फिजन तक डिस्कवर किया। वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर जमकर बहस किया करते थे। खतूनजरात, उन्होंने अमेरिकन इलेक्ट्रिक कंपनीज को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब वो लेबनान वापस जाकर अपने मुल्क और उम्मत के लिए काम करना चाहती थी। उनकी इस जिद के सामने अमेरिका की सब ऑफर्स फेल हो गई। वो हर सूरत वापस जाना चाहते थे, लेकिन एक सुबह एक नामालूम कार उन्हें कुचल कर चलती बनी। उम्मत के इस अजीम विरसे की मौत मुकम्मल तौर पर पुरस्कार थी। कोई ताकत थी जो नहीं चाहती थी कि कामल सबा अपने मुल्क और मजहब के लिए काम करें, लिहाजा इन्हें शहीद कर दिया गया। और उस वक्त से लेकर आज तक हम सोलर एनर्जी के लिए यूरोप के मोहताज हैं। हमारी जितनी भी प्लेटें आती हैं या टेक्नोलॉजी आती है, ये यूरोप की तरफ से, चीन की तरफ से आती है। हमारी अपनी इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। नाज़रीन, अजीम मुसलमान साइंसदान कामल सबा को इस तरह खत्म कर दिया गया, उनकी बायोग्राफी को इस तरह खत्म कर दिया गया कि गोया वो कभी दुनिया में आए ही नहीं थे। आज उनकी इजादात की मुकम्मल तफसील ढूंढना भी एक काम है। खतूनजरात, नबील अल कालीनी, जिस तरह इस मुसलमान साइंसदान की हिस्ट्री खत्म हुई है, मैंने अपनी अब तक की जो स्टडी है उसमें इतना मजलूम बंदा नहीं देखा। ये मुसलमान साइंटिस्ट अल कालीनी है, नबील अल कालीनी, जिनका ताल्लुक मिस्र से था और ये नेचुरल रिसोर्सेज के साइंटिस्ट थे। इनका कहना था कि कोयला और तेल एक वक्त बाद जमीन से खत्म हो जाएंगी और इससे तबाहकुन माहौलियाती तब्दीलियां भी पैदा होती हैं। लिहाजा मुझे इजाजत दें, मैं 1 किलो यूरेनियम से, कोयले और तेल के बड़े जखीरे से पैदा होने वाली एनर्जी से 3 लाख गुना जायद एनर्जी को पैदा करके दिखाऊंगा। ये उम्मत के लिए बहुत ही बड़ी काबिल फख्र बात थी और यूरोप के कोयले और तेल की कंपनीज के लिए बड़ी ही अफसोसनाक खबर थी। बस फिर उसके बाद इस मुसलमान साइंसदान को कभी दोबारा नहीं देखा गया। 2 हफ्ते बाद इनकी तशद्दुद लाश करीबी दरिया से मौसूल हुई। इस नुकसान के बाद आज तक कोई उम्मत मुसलमान को, मुसलमान ममालिक को तवानाई के बहरान से निकालने वाली सोच अभी तक पैदा ही नहीं हुई। हम आज तक कोयले और तेल के लिए यूरोप के मोहताज हैं। खतूनजरात, हमारे ब्रेन में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां ऑपरेशन करना बेहद रिस्की या मुश्किल काम है। नाज़रीन, उम्मत मुसलमान की तारीख हुनरमंद खवातीन से खाली नहीं है। सामिया अब्दुल रहीम मेमानी सऊदी अरेबिया की वो वाहद न्यूरो सर्जन साइंटिस्ट गुजरी हैं जिन्होंने शवाओं के जरिए दिमाग की सर्जरी इजाद करके लाखों लोगों की जिंदगी को रिस्क से पाक कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ब्रेन एरियाज की पेचीदगी और न्यूरो सेल्स पर कई भरपूर रिसर्च पेपर लिखे। खतूनजरात, वो उम्मत की एक ज़हीनो फतीन बेटी थी, लेकिन इस मुसलमान साइंटिस्ट का अंजाम सबसे ज्यादा भयानक हुआ। नाज़रीन, इसे न्यूयॉर्क की रिहायशगाह से अगवा करके पहले बेआबरू किया गया, फिर कत्ल करने के बाद इसकी लाश को फ्रीजर में पैक करके न्यूयॉर्क की सड़कों पर फेंक दिया गया। इसकी मुकम्मल इन्वेंशंस और रिसर्च पेपर्स को चोरी कर लिया गया। नाज़रीन, सलवा हबीब ये मुस्लिम खातून कोई साइंसदान नहीं है, बल्कि कुवैत से ताल्लुक रखने वाली एक सहाफ़ी खातून थी जिन्होंने सबसे पहले ज़ायनिस्ट यहूदी कम्युनिटी के दज्जाली एजेंडों पर आवाज उठाई। उम्मत मुसलमान के खिलाफ उनके इरादों को खुलेआम बेनकाब किया। उम्मत की ये बहादुर खातून एक दिन अपने ही फ्लैट में ज़िबा पाएगी। खतूनजरात, समीरा मूसा एक मुसलमान साइंटिस्ट खातून थी। इन्होंने एटॉमिक एनर्जी के जरिए बिजली और मेडिकल के शोबे में कई इजादात की। ये ज़हीनो फतीन खातून मुसलमानों की बदतरीन हालत, बदतर सूरत हाल को एक नई डायमेंशन देना चाहती थी, लेकिन 1952 में इन्हें अमेरिका बुलाकर शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एक और अजीम मुसलमान साइंसदान
सईद बदर उम्मत मुसलमा की गिनी चुनी उम्मीदों में से एक थे। ये सैटेलाइट और मिसाइल के एक्सपर्ट थे। इन्होंने उन दोनों शोबों में कई इजादात की जो कि उस वक्त इराकी फौज का बड़ा नाम था। मुस्लिम दुनिया में इराकी मिलिट्री पावर का एक बड़ा चर्चा था। तो इन्होंने इराकी फौज को मजबूत करने के लिए उनके मिसाइल और सैटेलाइट प्रोग्राम में काम शुरू किया। लेकिन दूसरे मुसलमान साइंसदानों की तरह 19वीं सदी के दूसरे मुसलमान साइंसदानों की तरह शहादत इनका भी मुकद्दर ठहरी। ख़ुद हज़रात, लिस्ट काफ़ी लंबी है, बात को मुख्तसर करते हैं। मुसलमानों में आज भी साइंसदान मौजूद हैं और 19वीं सदी में भी मौजूद थे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ इन्हीं मुसलमान साइंसदानों को निशाना क्यों बनाया गया? शहादत सिर्फ इन्हीं का मुकद्दर क्यों ठहरी? इसका जवाब बहुत सादा सा है। उस वक्त और आज भी जितने मुसलमान साइंसदान मौजूद हैं उनमें अक्सरियत, मैं सब की बात नहीं कर रहा, अक्सरियत मुल्हदाना नजरियात की कायल हो चुकी है, क्योंकि सबकी तालीम तो यूरोप में मुकम्मल हुई है। कोई भी शख्स जो मुसलमानों के घर में पैदा हुआ है अगर यूरोप से पढ़ कर आता है तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो बेसिक फाउंडेशन है, वो इस्लामिक नहीं होगी। ये अब की ये जो उन्होंने जो निज़ाम तरतीब दिया है, जो उन्होंने एजुकेशन का म्यार रखा है, उसके मुताबिक जहन चेंज होते हैं। यानी मौजूदा जो मुसलमान साइंसदान हैं उनमें अक्सरियत जो है वो नजरिया इस्लाम से खाली है। उनके नजदीक मादी वसाइल और जाती जिंदगी का ऐशो आराम ही सब कुछ है। पाकिस्तान हो या अमेरिका, वो अपने टैलेंट को सेल करते हैं। उनके बच्चों के नाम अंग्रेजी और उनकी बीवियां क्रिश्चियन हैं। अगर यकीन नहीं आता तो उनकी लिस्ट निकाल कर देख लें, उनकी पर्सनल बायोग्राफी को आप देख लें। मैंने तो बास की किताबें देखी तो हैरान रह गया कि उसके अंदर मुसलमानों का जो सुनहरी दौर है, साइंसी दौर है, उसको डैमेज किया गया है। यूरोप ने बड़े कमाल अंदाज में उनकी ब्रेन वॉशिंग की हुई है। वो बाहर से यूसुफ तो अंदर से जूसुफ हो चुके हैं। लेकिन जिन साइंसदानों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन पर आज हमने वीडियो बनाई है, उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जिस तरह आज पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज पाकिस्तान है, दुनिया का हर मुसलमान इसे मजबूत से मजबूत तर देखना चाहता है। आज से 30 साल कबल इराक और मिस्र इसी पोजीशन पर थे। अफगानिस्तान बड़ी तेजी से आगे आ रहा था। तो इन मुसलमान साइंसदानों का मिशन इराक और मिस्र की अफवाज को नाकाबिले तस्खीर बनाना था। इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और हुनरमंद साइंसदान फराहम करना था। इनकी दूसरी बड़ी गलती इस्लामिक गोल्डन एज को रिकवर करना था। ये कभी लेक्चर या अपने किसी इंटरव्यू में किसी यूरोपीय साइंसदान की बात नहीं करते थे। ये हमेशा कुरून उला के मुसलमान साइंसदानों की मिसाल दिया करते थे, ताकि हमारी तारीख, उम्मत मुसलमा की तारीख दफन ना हो पाए। ख़ुद हज़रात, इनकी तीसरी गलती मादियत के बजाय अपनी रूह में बसे इस्लाम की तस्कीन थी। ये वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को नहीं बल्कि बगदाद, काहिरा और मदीना को इल्म हुनर का मरकज देखना चाहते थे। ये अपनी जात की नहीं बल्कि मुल्क व मिल्लत की फिक्र में दिया करते थे। यही वजूहात हमारे इन हीरोज की शहादत की वजह बनी। चलो वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आफिया सिद्दीकी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तो जिंदा है ना। उनका एजेंडा और मिशन भी तो वही है ना जो अल मुशर्रफा से लेकर समीरा मूसा तक का रहा। चलो वो अब दुनिया में नहीं रहे। मेरी गुजारिश है उनके लिए कुछ करो जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। मुसलमानों के हीरोज, इस वक्त इस्लाम को काबिल और मुखलिस लोगों की बहुत जरूरत है। इस्लाम के नाम पर मौलवी और कारी की दुकानदारी तो बहुत हो गई, पीर परस्ती ने भी बहुत कमा लिया। आप लोग जितना उनके लिए कुछ करते हैं, कभी उतना डॉक्टर आफिया और अब्दुल कदीर खान के लिए तो कुछ करके देखो। क्या इस्लाम के लिए उठने वाली हर आवाज इसी तरह दबा दी जाएगी? क्या उम्मत के मुहाफिज इसी तरह सड़कों पर रूलेंगे? अगर ऐसा होता रहा तो याद रखो ये खाल के कुल की नाशुक्री है। तो फिर अल्लाह तुम्हें इसी तरह जाली मौलवियों, मुफ्तियों और पीरों के हाथों जलील करवाता रहेगा। फिर इसी तरह हम गुलाम और शरपसंद वजूद पैदा करते रहेंगे। ख़ुद हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो के लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे टेक्निकली यूट्यूब ये समझता है कि ये वीडियो दूसरों को दिखानी चाहिए, तो फिर इसको वो रिकमेंडेशन में डाल देता है और वो ये लाखों लोगों तक पहुंचती है। ख़ुद हज़रात, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंसानी तारीख के बुरे लोग, इंसानी तारीख के बड़े कत्ल, तारीख के सियाह अदवार की दहशतनाक दास्तान अभी घर बैठे ऑर्डर कीजिए। 111 मुस्लिम साइंसदान और 100 अजीम मुसलमान फातिहीन, तारीख इस्लाम की 2 बेमिसाल किताबें अभी ऑर्डर कीजिए।